नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। महंगाई में बढ़ोतरी जारी। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 4.38% से बढ़कर 4.45%, 19 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंची। खाने पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई। कैस पर सेबी चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा कैस में किसी गड़बड़ी के सबूत नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, जरूरत पड़ी तो फ्रेमवर्क में कर सकते हैं बदलाव। बाजार निचले स्तर से रिकवर होकर बंद, बैंक निफ्टी की दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग। पीएसयू बैंक, मेटल डिफेंस शेयरों में खरीदारी, आईटी, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में बिकवाली। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कहा फरवरी 2027 तक का कार्यकाल करेंगे पूरा, लेकिन रीअपॉइंटमेंट की नहीं करेंगे मांग। बोर्ड उत्तराधिकारी पर ले फैसला। टीसीएस समेत टाटा ग्रुप के शेयर फिसले। टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर हो सकती है दरें बढ़ने की शुरुआत। भारतीय एयरटेल ने कई टैरिफ में किया बदलाव, 4 प्लान किए बंद। ग्राहकों के लिए 5 से 16% महंगा हुआ रिचार्ज। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। संसद में गतिरोध पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, कहा हम चर्चा के लिए तैयार, हर सवाल का दूंगा जवाब। राहुल गांधी का जवाब, बोले किसने दिया छात्रों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर, फिर मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। Who gave the order to shoot those students? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? जेपीसी के पास भेजा गया एफसीआरए बिल, विपक्ष के हंगामे के बीच जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पास। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में रखा था प्रस्ताव। कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोप साबित, संसद की जांच समिति ने तीनों आरोपों को सही पाया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अपने मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। आखिर चंद्रशेखरन के इस फैसले के पीछे क्या वजह है? टाटा सन्स के साथ उनका अब तक का सफर कैसा रहा? उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप में क्या बड़े बदलाव देखने को मिले? पूरी डिटेल बता रही है नुपुर। बिल्कुल 40 साल का जो सफ़र रहा है एन चंद्रा साहब का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। लीडरशिप पोजीशन जो है वहाँ पे स्टॉक्स में भी रिटर्न देखने को मिले और टाटा ग्रुप के जो मेजर डिसीजंस हैं वो भी पिछले कुछ समय में यहाँ पर आते हुए नजर आए। हालांकि जैसे कि आपने कहा, वो अपना पूरा टर्म 2027 फरवरी में पूरा करके यहाँ से एक विदा लेते हुए नजर आएंगे। अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। बोर्ड को उन्होंने सूचित कर दिया है कि वो अब इस पोजीशन से जो है अपना टर्म पूरा कंप्लीट करके रिजाइन करेंगे और जो बोर्ड है वो उनके उत्तराधिकारी की सर्च जो है वो शुरू कर दे और वहां पे हैंडओवर करता हुआ आपको दिखेगा। उनका यही कहना है कि फिर से नियुक्ति की उन्होंने मांग नहीं की है। 20 फरवरी 2027 को अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। और अगर उनके सफर पर नजर डालें तो एज ए इंटर्न उन्होंने शुरू किया था 1987 में। टीसीएस के इंटर्नशिप से उन्होंने शुरू की थी। फिर 2009 से 2017 के बीच टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद को उन्होंने संभाला और उस दौरान देखे तो टीसीएस में अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न भी देखने को मिला और जो ग्रोथ कंपनी की आई है वो भी सिग्निफिकेंट आपको दिखेगी। फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैनशिप उनको मिली थी, उनको नियुक्त किया गया था और उसके बाद लगातार बड़े डिसीजंस ग्रुप में आते हुए नजर आए। सारे डिसीजंस पे एक बार नजर डालें तो वन टाटा स्ट्रैटेजी जो है सारी ग्रुप कंपनीज के लिए एक स्ट्रैटेजी हो टाटा ग्रुप की, वो लागू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था यह सारी ग्रुप कंपनीज के लिए। इक्वलिटी यहाँ पर आती हुई दिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक चिप सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई इनके लीडरशिप में। साथ ही साथ ईवी बैटरी और गीगा फैक्ट्रीज पर भी जो है टाटा ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुए, केपेक्स हुए, जिनका आउटकम आपको आने वाले साल में समय में नजर आएगा। डिजिटल में भी फोकस करते हुए नजर आए। टाटा नियो, बिग बास्केट, 1mg की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिले और रिटर्न्स के तौर पर भी आपको नजर आएगा स्टॉक प्राइस में। तेजस नेटवर्क इंटरेस्टिंगली के जरिए डिफेंस और 5G पर भी इस ग्रुप ने फोकस किया है। अब मार्केट कैप की बात करें तो एन चंद्रा साहब के लीडरशिप में मार्केट कैप 2025 में एक पीक लेवल पे पहुंचती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ के आसपास टाटा ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप पहुंच गई थी। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज FY26 के देखें तो ऑलमोस्ट 16.25 लाख करोड़
के आपको नजर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ का ग्रुप का मुनाफा पहुंचते हुए दिखा है। हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुई है ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 20% के आसपास कूल ऑफ देखने को मिला है अपने पीक से, लेकिन आज इस खबर के बाद ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो उड़ता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक रिटर्न सिग्निफिकेंट है पिछले कुछ समय में। 2017 से जब से उन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी से, वहां से स्टॉक रिटर्न्स देखे तो आपको काफी अच्छे नजर आएंगे। टीसीएस हालांकि 100% का रिटर्न इसने स्टॉक ने दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहाँ पे एरोड भी होते हुए नजर आए, इसकी वजह से आपको 100% का रिटर्न नजर आ रहा है। ट्रेंड 2100% का रिटर्न, टाइटन देखें तो ऑलमोस्ट 1300% के रिटर्न दे चुका है। टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर में भी आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न नजर आएंगे। इंडियन होटल्स इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली और यहाँ के रिटर्न देखें तो 600% से ज्यादा के देखने को मिले। टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी आपको 300 से 400% तक के रिटर्न 2017 से लेके अब तक देखने को मिले। तो पीक पहुंचा था 2025 में। हालांकि ग्रुप कंपनीज के रिटर्न्स कैपिटलाइजेशन 20% नीचे नजर आएगी पीक लेवल से, लेकिन मेजर डिसीजंस यहां पर लिए। एविएशन, एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप के पास आते हुए नजर आया। 40 साल का सफर फरवरी 2027 में खत्म होता हुआ नजर आएगा। वहीं एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे पर बातचीत करते हुए कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा ने कहा कि इस्तीफे के साथ सक्सेशन प्लान भी आता तो बेहतर रहता। टाटा सन्स में जल्द ही एक अच्छा लीडर आना जरूरी है। हम अभी एआई ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। उनकी लीडरशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेविगेट करने को। ये जो इस टाइम हमारे ट्रबल्ड वाटर्स है, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिवली सरप्राइज्ड हूँ। कहीं ना कहीं ये था कि सॉल्व हो जाएगा, बट आप देखिए उनका, अगर आप रेजिग्नेशन लेटर देखें और लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपको लगेगा कि डिसअपॉइंटमेंट वर्ड सही नहीं होगा, बट मे बी माइल्डली ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बोर्ड विल रिएक्ट एंड टेक अ डिसीजन, एंड ही वाज सेइंग कि अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है इतने इंपॉर्टेंट पीरियड में, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। तो मुझे अगर ये रेजिग्नेशन के साथ एक सक्सेशन प्लान आता साथ में, तो आई थिंक वो बेहतर होता। और 40 साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हैं बोर्ड के रिजॉल्व होने चाहिए। जल्दी एक अच्छा लीडर आना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है। चलिए अब आपको बता दें, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कैश में किसी छेड़छाड़ के सबूत नहीं है। कैश की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है, और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है, और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकें तो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में आज पूरे कारोबारी सत्र के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती दबाव के बाद बाजार निचले स्तरों से रिकवर हुआ। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप शेयरों में खरीदारी देखी गई। कैसे रहा आज के बाजार का पूरा हाल, बता रही है रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन और आज भी कच्चे तेल के उछाल ने बाजार के सेंटिमेंट बिगाड़े और मार्केट की एक खराब शुरुआत हुई। लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी देखी गई क्लोजिंग के समय में। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी 50 ने केवल 30 पॉइंट गिरकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। यहां पर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला आज के सत्र में और करीब करीब 430 पॉइंट छोड़कर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहां से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। हालांकि स्मॉल कैप की क्लोजिंग जो है वो फ्लैट हुई है। आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स में पीएसयू बैंक इंडेक्स, यहां पर काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। 2% से ज्यादा यहां पर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कैपिटल गुड, डिफेंस, मेटल, एनर्जी, ये सारे पैक थे जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन बाजार को सपोर्ट कौन से काउंटर्स ने नहीं किया। आईटी पैक जो अच्छी खासी रैली थी वो कहीं ना कहीं आज फेल होती हुई नजर आई। इसके अलावा एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे स्पेस थे जहां पर आज गिरावट नजर आई। अगर आज के निफ्टी 50 में गेनर्स की बात करें तो यहां पर मेटल पैक से हिंडाल्को, भारती एयरटेल, एसबीआई, जियो फाइनेंशियल, ये सारे जो काउंटर्स थे इन्होंने आज सपोर्ट किया। लेकिन आज ड्रैग करने की कोशिश किसने की? निफ्टी 50 में गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आईटी पैक से टीसीएस, हेल्थ केयर स्पेस यानी हॉस्पिटल स्पेस जो है वो आज गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा एमएनएम में भी गिरावट देखने को मिली।
लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो ऑटो। यहाँ पर चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिली। बोश, एक्साइड, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने ऑटो को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन एफएमसीजी यहाँ पर आज भारी गिरावट नजर आई और ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज इस गिरावट को लीड किया। तो ये था आज के पूरे बाजार का मूड और माहौल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 19 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है और यह आरबीआई के 4% लक्ष्य के लगातार ऊपर बनी हुई है। जुलाई में सीपीआई 4.38% से बढ़कर 4.45% पहुंच चुकी है। महंगाई दर बढ़ने के पीछे खाद्य महंगाई बड़ी वजह रही, जो 5.32% के मुकाबले अब 5.52% पर पहुंच गई है, जहां कोर महंगाई हल्की गिरावट के साथ यानी 4.1% से घटकर 3.9% पहुंची। वहीं ग्रामीण और शहरी महंगाई दर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। अलग अलग खर्च की बात करें तो रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन सर्विसेज की महंगाई 6.91% से उछलकर 7.72%। हाउसिंग महंगाई की बात करें तो 2.1% से 2.22%। वहीं कपड़ा और फुटवेयर महंगाई दर 3.23% से 3.38% हो गई। यानी रोजमर्रा के कई सर्विस और नॉन फूड खर्चों में भी कीमतों का दबाव लगातार बना हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर दरें बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। भारतीय एयरटेल ने अपनी कई टैरिफ में बदलाव किया है। कंपनी ने अपने 4 प्लान बंद कर दिए हैं। अब ग्राहकों को 5% से 16% महंगा रिचार्ज करना होगा। खबर पर पूरी डिटेल दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने हेडलाइन टैरिफ में आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में की थी। उसके बाद कोई सी भी ऐसी बढ़ोतरी हमें सीधे देखने को नहीं मिली है, लेकिन कंपनियां अपने चुनिंदा प्लान में बदलाव लगातार करती रही है और अब भारतीय एयरटेल ने भी अपने कुछ चुनिंदा प्लान के अंदर बदलाव किया है। कंपनी ने अपने 4 प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है। कंपनी ने 299 वाला, 579 वाला, 619 वाला और 649 प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया। 299 वाला कंपनी का एक बहुत पॉपुलर प्लान था जिसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया और उसकी जगह कंपनी अब 349 वाला प्लान लेकर के आई है, जो कि पहले प्लान के मुकाबले 16% महंगा और दूसरे प्लान में भी इसी तरह की बढ़ोतरी अब कंपनी ने की है। तो यानी कि जब आप अगला रिचार्ज कराएंगे तो आपको ये 5% से लेकर के 16% तक महंगा पड़ेगा। और अक्सर ये भी देखा गया कि एक कंपनी अगर इसमें बदलाव करती है तो दूसरी कंपनियां इसको लगातार फॉलो ही करती है। तो अब आगे दूसरी कंपनियां भी इसको फॉलो करेंगी और जल्दी वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो भी अपने प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है। तो जल्दी ये बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले केबिन अचानक इतना गर्म हो गया कि कई यात्रियों की हालत बिगड़ गई। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और बाद में दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई। इस बारे में स्पाइस जेट ने जवाब दिया है। पूरी डिटेल्स बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, ये मामला स्पाइस जेट की दिल्ली पुणे फ्लाइट का है। SG105 फ्लाइट नंबर था। 11 अगस्त को रात को लगभग 10 बजे की ये फ्लाइट थी, लेकिन इसमें काफ़ी देरी होती है। बोर्डिंग ही करीब 10:30 बजे शुरू होती है और बोर्डिंग के करीब आधे घंटे के बाद विमान में वेंटिलेशन ना होने की शिकायत करते हैं यात्री। साथ ही गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि इसमें कई सारे जो यात्री हैं उनका कहना है कि वो पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, बूढ़े लोग थे, बच्चे थे, प्रेग्नेंट महिलाएँ थी और सभी जो है गर्मी की शिकायत करने लगते हैं। कई यात्रियों ने सांस लेने में परेशानी होने का भी जो है वो शिकायत की। कई सारे जो बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनकी तरफ से जब कहा गया कि इसको जो है दूर किया जाए इस समस्या को, तो पैसेंजर्स का दावा है कि जो स्पाइस जेट का जो स्टाफ है, जो क्रू था, उसने काफ़ी रूडली इस बारे में बात की, किसी तरह का सहयोग नहीं मिला और इसके बावजूद जो विमान है वो रनवे तक जाने लगा। इसके बाद जो यात्रियों का जो विरोध है वो बढ़ने लगा काफ़ी ज़्यादा। यात्रियों ने कहा कि आप इसकी तकनीकी जाँच की और जब तकनीकी जाँच की गई तो वाकई में पाया गया कि इसमें एक तरह का फॉल्ट था, जिसके बाद स्पाइस जेट ने जो एक ऑल्टरनेट विमान की व्यवस्था की और बाकी यात्रियों को बाद में जो है अगले जो सुबह 5 बजे के करीब फाइनली वो टेक ऑफ करती है, ऑल्टरनेट फ्लाइट से उनकी व्यवस्था की गई। इस बारे में जो स्पाइस जेट का कहना है कि उन्हें जैसे ही पता चला कि किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत है, उन्होंने तुरंत व्यवस्था की यात्रियों की वैकल्पिक फ्लाइट की और साथ ही उन्होंने कहा कि AC पूरी तरह टाइम जो था वो ऑन था, उसके बावजूद ये समस्या आई है और
जो मौसम की कुछ दिक्कतें थी उनकी वजह से यात्रियों को असहजता हो सकती है और इसके लिए स्पाइसजेट ने यात्रियों से असुविधा ज़रूर खेद की है। लेकिन जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस तरह की शिकायतें यात्रियों की तरफ से आ रही है, ये काफ़ी गंभीर मामला दिख रहा है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। संसद में जारी हंगामे के बीच आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जमकर वाल पलटवार हुआ। अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। वो सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर यह कहकर पलटवार किया कि उन्हें शाह का लेक्चर नहीं सुनना है। वो ये बताए कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. तो शाह ने चर्चा की चुनौती दी है और राहुल गांधी जवाबदेही की जिद पर अड़े हैं। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। शाह ने तोड़ी चुप्पी, राहुल की क्या नीति। चलिए अब आपको बता दें, एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में बदलाव के लिए एफसीआरए बिल इस सत्र में पारित नहीं हो सका। इसे विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। आखिर किस मुद्दे पर विवाद था और अब क्या होगा, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया, आखिर क्या है इस बिल में और जेपीसी में भेजने की नौबत क्यों आई? देखिए, दरअसल ये एफसीआरए बिल जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसके तहत जो भी एनजीओ होते हैं वो जो विदेश से फंडिंग लेते हैं उससे जुड़े हुए कानून हैं। उसमें सरकार ने बदलाव करने का प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव से जुड़ा हुआ बिल इसी सत्र में सरकार ने लाया था। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा ऐतराज़ जताया और कई बाहर से भी दबाव आ रहे थे, कई एनजीओ की तरफ से दबाव आ रहे थे। तो अब सरकार ने फिलहाल ये बिल को टाल दिया है और इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें लोकसभा के भी सदस्य होंगे, राज्यसभा के भी सदस्य होंगे। लोकसभा के इसमें 21 सदस्य होंगे, राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, उसमें सरकार के भी सांसद होंगे, विपक्षी पार्टियों के भी सांसद होंगे। और जब शीतकालीन सत्र होगा उसके पहले हफ्ते के आखिरी दिन में अपनी रिपोर्ट देगी इस कमेटी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे तय करे कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को मानना है कि नहीं मानना है तो किस तरीके से मानना है। लेकिन इस बिल की सबसे ज्यादा विवादास्पद प्रावधान यह था कि अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, रिन्यू नहीं हो पाता है या फिर किसी और वजह से एक्सपायर कर जाता है तो उस एनजीओ के जितनी भी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को एक डेजिग्नेट अथॉरिटी के पास हवाले कर दिया जाएगा। वो अथॉरिटी चाहेगी तो उस संपत्ति को बेच सकती है, मैनेज कर सकती है या फिर लीज पे दे सकती है। आपत्ति ये थी कि मान लिया जाए किसी एनजीओ की संपत्ति के तौर पर चर्च है या फिर धार्मिक स्थल है तो क्या होगा। तो बिल में इस बात का प्रावधान किया गया कि धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्वरूप को बनाए रखा जाएगा। हालांकि बिल में एक प्रावधान और है कि अगर नियम की अनदेखी की गई इस नियम की तो फिर 5 साल के बजाय सिर्फ 1 साल जेल की सजा का प्रावधान है। लेकिन इन विवादों के बीच ये बिल पास होने की संभावना कम दिखी तो लिहाजा सरकार ने इसको अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है। अगले शीतकालीन सत्र तक इसका इंतजार करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद की जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। यह मामला 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में नकदी मिलने से जुड़ा है। पैनल की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी, लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के स्रोत, मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा ने इस साल 9 अप्रैल को हाईकोर्ट जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 19वां दिन है। छात्रों और राज्य सरकार अपने अपने रुख पर कायम है। इस बीच बीती रात रांची पुलिस पर छात्रों के साथ जबरदस्ती करने और धमकाने का आरोप लगा है। बीती रात से जो तस्वीरें आ रही है वो सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। एक तरफ धरने पर पुलिस पहुंच रही है तो दूसरी तरफ बिजली काटने और जनरेटर हटाने की खबरें आ रही है। छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन पर आंदोलन खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जिला प्रशासन पूरे अपने दलबल के साथ आए थे। 2 आईपीएस ऑफिसर थे, एसपी साहब थे और पूरे दलबल के साथ आए थे कि देख रहे थे कि स्टूडेंट जहां कमज़ोर पड़ेंगे वहां उनको उठा के लेके जाएंगे, इधर से डिटेन करेंगे और सरकार का काम कर रहे थे। पुलिस को तो हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस वही ऑर्डर फॉलो करती जो ऊपर से ऑर्डर उन लोगों को मिलता है। धरने पर बैठे छात्रों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश पर बीजेपी ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा और छात्रों को सांकेतिक समर्थन देने की बात कही है। जब तक अन्याय और अत्याचार छात्रों के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अभी एक दिन झारखंड बंद किया है, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन झारखंड बंद करेंगे। हमारे बच्चों के साथ, हमारे छात्रों के साथ में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई जा रही है, गोलियां चलाई गई, सैकड़ों बच्चे घायल हैं, सैकड़ों बच्चे लापता हैं। बीजेपी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि झारखंड के छात्र हमारे छात्र हैं, हमारे बाल बच्चे हैं। हमारे बच्चों पर अन्याय अत्याचार होगा तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता उसके साथ सड़कों पर नजर आएगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है, हम सबकी सहानुभूति है और इतना संयम बरता गया। आपको पता होगा कि पहले ही वार्ता कर लिया गया था जिसमें कि उनकी 98% मांगे मान ली गई थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उनको आंदोलन खत्म नहीं करने दे रही है। वो चाह रहे हैं कि आंदोलन भड़का ही रहे। उस दिन जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 8 बैरिकेड टूटने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी शुरू में। और आपको पता होगा कि यहाँ दिल्ली में एक बैरिकेड तोड़ा गया था तो लाठी डंडे गोले चले थे, पैलेट गन चले थे। मुंबई में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई में घाटकोपर के चिराग नगर इलाके में आज सुबह भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। अब भी कई लोग मलबे में फंसे होने की आशंका है। दरअसल आज सुबह करीब 3:48 पर गौसिया चाल में पहाड़ी से मिट्टी और मलबा खिसक कर कई घरों पर जा गिरा, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।